गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास बेटा जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेटेंट हीट के बारे में। जो हमने डिस्कस किया था कि भाई लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है। वो हीट होती है जो किसी सॉलिड, जो किसी सब्सटेंस को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है। तो इसमें हमने दो हीट पढ़ी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कौन सी थी? जिसमें भाई 1 किलो के सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती थी वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न थी। जो कि आइस के लिए जो हीट चाहिए होती थी वो चाहिए होती थी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इस तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी था, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था कि 1 किलो लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितनी हीट रिक्वायर चाहिए वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी। जैसे कि वाटर की थी 22.5 इंटू 10⁵ जूल। इसके अलावा एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब भाई मेल्टिंग करते हैं तो आइस की जब हम मेल्टिंग करते हैं तो हीट कंटिन्यूसली देने के बाद भी टेम्परेचर राइज नहीं होता। इसका रीज़न था कि सबसे पहले जो हीट होगी वो पार्टिकल्स के बीच में जाएगी, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगी। जब तक कि वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम ना कर दे और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ना पैदा हो जाए, जब तक टेम्परेचर राइज नहीं करता। इसीलिए हम कंटिन्यूसली हीट देते भी है जब तक कि सारी आइस मेल्ट हो नहीं जाती, जब तक टेम्परेचर राइज नहीं करता है। सेम एज इट इज़ वाटर के लिए था कि जब वाटर को हम बॉईल करते हैं, जब तक कि पूरे वाटर को उसकी लेटेंट हीट ना मिल जाए, जाके उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मोशन उनके अंदर क्रिएट ना हो जाए, जब तक टेम्परेचर राइज नहीं होता था। इसके अलावा एक और बात थी, जो आइस है 0 डिग्री पर वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपके कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में या वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि आइस के अंदर अभी भी लेटेंट हीट बची हुई है। तो अगर हम उसको टच करेंगे तो हमारी बॉडी से वो लेटेंट हीट लेगा और हमारे ऊपर जो कूलिंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। दूसरी तरफ जो स्टीम है वो ज़्यादा खतरनाक होती है वाटर के मुकाबले, गर्म पानी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि स्टीम को जब हम टच करेंगे या स्टीम हमारे कॉन्टेक्ट में आएगी तो स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लेटेंट हीट और उसका ऑलरेडी टेम्परेचर हाई था तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी, ज़्यादा डेंजरस है हमारी स्किन के लिए। जबकि जो वो बॉइल्ड वाटर है उसके पार्टिकल्स के अंदर अभी भी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने की या लेटेंट हीट को लेने की क्षमता बची हुई थी। तो स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब बात करते हैं प्रेशर की बेटा जी, कि हम प्रेशर से किस तरह से अपने मैटर को, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। देखो, प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि कितने एरिया पर हम कितना फोर्स लगा सकते हैं। जनरली हम प्रेशर का जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं गैसियस को लिक्विड या सॉलिड बनाने में। मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा आपको बुक से, उसके बाद आप देखना। जैसे ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें क्या किया है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल्स हैं। जब हम गैसियस को लिक्विफाइड करते हैं तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर हमें बहुत नीचे करना पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ता है। अब बोलोगे सर डिक्रीज़ क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा गैसियस फॉर्म में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा उतना ही पार्टिकल्स के बीच में मोशन कम होगा। मोशन कम होगा क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो हम टेम्परेचर को बिल्कुल ही लो कर कर ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाएंगे और इनके बीच का जो स्पेस है वो कम होता जाएगा। अब जाहिर सी बात है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा तो उनके बीच में उसको फिर भी हम कंप्रेस कर रहे हैं और ठंडा भी कर रहे हैं। फिर पार्टिकल्स और पास आएंगे और फिर हम कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे। और देखिए कितने एरिया में पार्टिकल्स थे, अब छोटे से एरिया में पार्टिकल्स होकर वो लिक्विफाइड हो जाएंगे। ये प्रोसेस हम एमोनिया के साथ भी करते हैं। एमोनिया की लिक्विफिकेशन ऐसे ही होती है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर।
जब हम टेम्परेचर को लो कर देंगे और उसके ऊपर हाई प्रेशर लगाएंगे तो अमोनिया गैस लिक्विफाइड हो जाती है। ऐसे ही पेट्रोलियम गैस भी होती है। इसके अलावा जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम हाई प्रेशर के अंदर ही स्टोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम प्रेशर हटाएंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी गैस के अंदर। क्योंकि हमने पढ़ा था सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ड्राई आइस के बारे में, कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस से या तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम डीप फ्रीज के तौर पर यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें डीप फ्रीज करना होता है वहाँ पे इस का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपने फूड या आइसक्रीम को रख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये थे हमारे जो टॉपिक थे बचे हुए कि इवेपोरेशन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम कैसे कर सकते हैं। दो तरीके थे, पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर में हमने पढ़ा था बॉइलिंग, मेल्टिंग, इसके अलावा कंडेंसेशन और इसके अलावा सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, ये 5 प्रोसेस पढ़ी थी। इसके अलावा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि प्रेशर से हम किस तरह से चीज़ों को डिक्रीज़ कर सकते हैं कि प्रेशर लगाने से और टेम्परेचर को लो करने से हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन को हम हिंदी में बोले तो वाष्पन कहा जाता है। कहते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर की फॉर्म में विदाउट इवन इट्स बॉइलिंग पॉइंट से पहले, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होने से पहले भी वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बोलोगे सर कैसे? मान लीजिए बेटा जी, आप अपनी स्किन पे, अपने हाथ पे 2 पानी की बूंद रख लीजिए और धूप में खड़ी हो जाइए। कुछ देर बाद देखोगे वो पानी की बूंद सूख जाएगी। क्या आपकी स्किन पे 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ था पानी का? नहीं हुआ था ना, फिर भी वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो गई। तो यही होता है इवेपोरेशन, जहाँ पे एक ऐसी प्रोसेस जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे भी उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। लेकिन इवेपोरेशन होने के लिए 4 फैक्टर ज़रूरी होते हैं। 4 प्रोसेस है, 4 फैक्टर हैं, जिसमें एक है टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी, चौथा विंड स्पीड। इनके चारों के बारे में आज पढ़ते हैं हम। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। कहते हैं कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इवेपोरेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट में अगर गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी के दौरान जल्दी जल्दी चीज़ें सूखती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ऑलरेडी हमें इन्वायरमेंट से मिल रही है। दूसरा है एरिया। भाई एरिया का आप देखिए, एक तरफ आप एक छोटे से सरफेस पे आप कपड़े सुखा रहे हो, और एक आप खुले में, बहुत खुले में, जैसे खेत में या फिर एक बगीचे के अंदर अपने कपड़े सुखा रहे हो, तो कहाँ जल्दी सूखेंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा। ज़्यादा एरिया होगा तो इवेपोरेशन रेट जल्दी होता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि नमी, कि हवा के अंदर मॉइस्चर कितना है। ज़्यादातर ह्यूमिडिटी कब होती है ज़्यादा? जब रेनी सीज़न आता है, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो उस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सर्दियों के दौरान भी ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन जब गर्मी होती है, कड़क गर्मी होती है, तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, उस टाइम पे ड्राई एयर रहती है। क्यों नहीं रहती ह्यूमिडिटी? क्योंकि जो वाटर वेपर होते हैं गर्मी के कारण वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो यही कारण है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे इवेपोरेशन रेट कम होगा। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ऊपर से आपकी बॉडी का या आपके जो भाई चीज़ों का इवेपोरेशन होगा किसी लिक्विड का, वो किस तरह से होगा जब ऑलरेडी आगे इवेपोरेशन और आगे ही वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन होगा, लेकिन एक तरफ स्लो और एक तरफ फास्ट। लास्ट है विंड स्पीड। मैं विंड की डेफिनेशन कहना चाहूँगा बेटा। एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, और जब एयर चलती है, ब्लो करती है,
तो उसको हम विंड कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, तेज़ हवाएं चलेंगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, हवाएं नहीं चलेंगी तो आपका जो इवेपोरेशन रेट है वो स्लो होगा। तो ये 4 फैक्टर थे आपके इवेपोरेशन के: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ठीक है बेटा जी। इससे पहले हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ा था और इससे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में पढ़ा था। इससे पहले जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, आई होप वो आपको समझ आ गई थी: मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन। ठीक है, तो जितना अब तक पढ़ाया है वो पढ़ लीजिए। बस अब एक क्लास का टॉपिक और है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आज अपनी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे कि भाई एक ड्राई कूलर को आप चलाओ और एक घास वाला जो कूलर होता है भाई, नॉर्मली डेजर्ट कूलर, गर्मियों के दौरान देखो, कूलर को अगर आप बारिश के मौसम में चलाओगे तो आपको ज़्यादा भाई वो ठंड नहीं मिलती, वो इतनी ठंडी हवाएं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कूलर को गर्मियों में चलाते हैं तो आपको ज़्यादा ठंडी हवाएं क्यों मिलती है? इसके अलावा भाई पसीना आने के बाद जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडा ठंडा बिल्कुल क्यों महसूस होता है? मान लीजिए हम अपने हाथ की स्किन पे पेट्रोल या फिर कोई परफ्यूम वगैरह अगर छिड़क लेते तो हमें ठंडा क्यों महसूस होता है? तो इस तरह भाई जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख क्यों जाते हैं? हमें गर्मियों में कॉटन ही क्यों पहनना चाहिए, वुलन क्यों नहीं पहनना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके जवाब है जो इसी चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बेटा जी एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है, कोई भी एक्टिविटी है, फिज़िकल, केमिकल, जो हम आसपास देखते हैं, सब में साइंस है। सब में कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस है, कोई प्रिंसिपल है, और या फिर कोई टर्मिनोलॉजी है। कहीं ना कहीं आपका हर जगह पर आपकी साइंस यूज़ होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जो भी हम एक्टिविटीज़ आसपास अपनी देखते हैं उनके बारे में सोचो और उनके बारे में कोशिश करो सर्च करने की कि वो चीज़ें क्यों होती है, किस तरह से होती है, ताकि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सको अपने साइंस के अंदर और कोशिश करो उनको समझने की। ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, 9th क्लास में हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन आप बिल्कुल यूज़ करना जानते हो, लेकिन उस फ़ोन का सही यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करो। यूट्यूब है, गूगल पे, इसके अलावा यूट्यूब पे ही आजकल आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, हिंदी में भी समझाने वाले, इंग्लिश में भी समझाने वाले। तो वहाँ पर जाकर जो भी आप नोट करते हो दिन में 2 से 3 एक्टिविटी, जैसे एक पंखा ही है वो गोल किस तरह से घूमता है, या फिर मोटर किस तरह से चलती है, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि जब हम एक स्विच को ऑन करते ही लाइट इतनी जल्दी ऑन हो जाती है। कोई भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे दिमाग से लेकर क्यों ना हो, कि भाई अपने हाथ को हम किस तरह से मूव करते हैं, कैसे होता है ये सारी चीज़ें साइंस में ही आती हैं। ठीक है, तो कोशिश करा करो थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करो, ताकि अपने माइंड को हम बढ़ा सके, डाइवर्ट कर सके, एक्सपेंड कर सके। जितना ज़्यादा हमारा दिमाग काम करेगा उतना ही हमारा दिमाग अच्छा होता है। तो जिस तरह एक गधा होता है ना, गधे से जितना काम लेते हैं गधा उतना ही सक्षम होता है उस काम को करने में। इसी तरह से हमारा माइंड है बेटा जी, हमारे माइंड को अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठप हो जाएगा। लेकिन जितना आप अपने माइंड से वर्क लोगे, अपने माइंड को सोचने पे मजबूर करोगे चीज़ों के बारे में, उतना ही आपका माइंड वर्क करेगा और उतना ही माइंड आपका एक्सपेंड होगा और उतनी ही आपकी ग्रोथ भी होगी। तो आई होप आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी और ये चैप्टर भी फिनिश होगा। ठीक है, बाय बाय।